नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी और CCS 2025 प्रीलिम्स के एग्जाम नजदीक आने वाले हैं जल्द, और इनसे रिलेटेड जो भी तैयारी आती है इस समय जोरों पे चल रही होगी। तो तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं समीक्षा अधिकारी और PCS के एग्जाम में, और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी। तो चलिए आज हम पहले अपनी सीरीज का पहला वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, और ऐसे रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे पर डे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वालिटी का पोर्शन है वो आज स्टार्ट किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हम देखते हैं कि जो 2010 में जो भी यूपीपीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे वो 2010 में कितने क्वेश्चन पॉलिटी से थे, और इससे रिलेटेड जो थ्योरी और इससे जो नॉलेज है वो आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो है आपका 2010 में कितने क्वेश्चन आए हुए थे। 2010 में आपके 9 क्वेश्चन पॉलिटी से आए हुए थे, पॉलिटी से 9 क्वेश्चन। तो काफी अच्छा वेटेज है इसका, 9 क्वेश्चन काफी अच्छा माना जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित राज्यों का सृजन, जो राज्यों का सृजन है वो 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दीजिए गैरकूट के सहायता से चुनिए। तो जो ये राज्य है उनका गठन किसके बाद हुआ है, 1960 के बाद। लेकिन हम देखेंगे कि आजादी के बाद जो गठन हुआ है वो किस टाइप से हुआ है राज्यों का गठन, और कैसे कैसे उसका क्रम रहा है। उसके बाद क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा गठन होता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश का गठन कब होता है, 1953 में। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा गठन होता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और आपका गुजरात। गुजरात गुजरात का 1960 के दशक, 1960। फिर उसके बाद हमारा 1960 में ये हो गया। फिर 1961 में हमारा नागालैंड। नागालैंड 1963। नागालैंड 1963 में। फिर उसके बाद हमारा हरियाणा। उसके बाद हरियाणा का गठन होता है 1966 में। हरियाणा के बाद आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश 1971। तो ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात का एक ही समय में हुआ था। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो ये थे 1971 तक। और आगे देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद हमारा गठन होता है मेघालय। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर। मणिपुर इसका गठन कब होता है, 1972 में। 1972। फिर उसके बाद हमारा सिक्किम का गठन होता है। सिक्किम 1975। फिर उसके बाद 1900 फिर अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इन दोनों का गठन एक ही साल होता है। इनका होता है 1987 में। फिर 1987 के बाद हमारा 2000 में छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तराखंड और झारखंड।
झारखंड इसका गठन होता है 2000। तो हम देखते हैं कि जो तीन तीन दो दो एक में आए हैं उनको एक में याद करेंगे। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम ये 1972 में, और अरुणाचल प्रदेश, गोवा ये 1987 में, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड आपका 2000 में। फिर इसके बाद आपका तेलंगाना, तेलंगाना 1900 तेलंगाना 2014 में, 1900 नहीं 2014। फिर उसके बाद हमारा आता है लद्दाख, लद्दाख 2019 में। तो हम देखते हैं कि हरियाणा का हमारा किसमें था, हरियाणा का था हमारा 1966, सिक्किम का था 1975, नागालैंड का था 1961, मेघालय का था 1972। तो इसमें क्या पूछा है, आरोही क्रम में, क्वेश्चन में पूछा है आरोही क्रम में। तो जो सबसे पहले हुआ है, सबसे पहले कौन हुआ है, नागालैंड, ये पहला यानी 3, ये पहले पे आएगा 3, फिर उसके बाद 1, ये दूसरे नंबर पे, फिर उसके बाद 4 तीसरे नंबर पे, फिर 2 चौथे नंबर पे। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, ये आपका सी ऑप्शन है। लेकिन बी ऊपर हो गया, सी ऊपर हो गया, इसको सही कर लीजिएगा, तो बी बना के इसको सी बना, ये आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। कौन सा, 3 1 4 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो हमें कूट देखना है कौन कौन सा किससे है। वैसे सबसे पहले हम मिला लेते हैं कि कौन सा अनुच्छेद कैसा है। तो आशा होगी कि आप लोग को अनुच्छेद याद होगा, और नहीं याद होगा तो आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो अनुच्छेद हमारा 14 का है, समानता का अधिकार। फिर अनुच्छेद 36 क्या है आपका, नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। फिर उसके बाद अनुच्छेद 74 में क्या है आपका, मंत्रिपरिषद। फिर उसके बाद अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 4 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है। हाँ, तो ये क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंच नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। तो बात है 1976 की, जब इमरजेंसी लागू हो गई थी, और उसके बाद जो आपकी इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी, तो ये प्रकार से बोल सकते हैं कि ये पूरी तरह से जिसके इनके पास बहुत सत्ता एकदम इन्हीं के पास आ चुकी थी, और ये निरंकुश, चारों तरफ से निरंकुश हो चुकी थी, और जैसे चाह रही थी वैसे परिवर्तन, हर जगह जैसे चाहे वैसे परिवर्तन कर रही थी। तो हम लोग देखते हैं कि जो संविधान संशोधन इन्होंने किया, और कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। उन्होंने क्या करने की कोशिश की कि जो न्यायपालिका है हमारी, न्यायपालिका, न्यायपालिका की शक्ति को कम करने की कोशिश की थी, और ये एक अधिग्रहण के रूप में या फिर मौलिक क्या बोलते हैं, संविधान को भी चुनौती दी गई थी, क्योंकि इसके प्रस्तावना, इसी साल प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था, और ये सन 1976 की बात है। और इस समय माना जाता है कि जो इंदिरा गांधी थी वो बहुत ही ज्यादा निरंकुश हो गई थी, और सरकार को एक अलग स्तर पे लाना चाहती थी। तो इनसे देख लेते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें इन्होंने क्या क्या परिवर्तन और कैसे परिवर्तन किया था। तो ये भी डाल लीजिए। 42वां संविधान
संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976, इन्होंने इसमें जो प्रस्तावना थी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा था। तो 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला आपका पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। एक तरीके से ये जो देश था उसको काफी मतलब मजबूत बनाने की, संप्रभु बनाने की कोशिश कर रहे थे। जो हमारा प्रस्तावना थी उसमें 3 परिवर्तन किए गए थे, 3 शब्दों को अलग से जोड़ा गया था। और इसी के अनुसार हमें देखते हैं कि जो आपका मौलिक कर्तव्य 51 मौलिक कर्तव्य इसी के आधार पर जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। और ये जो संविधान संशोधन किया गया था उसको संविधान विधेयक के रूप में लाया गया था। और इसे लाने वाले थे आपके गोखले। और इससे जो रिलेटेड जो थ्योरी थी उसमें ये बताया गया था कि जो इंदिरा गांधी थी वो रूस से काफी प्रभावित थी, तो इसलिए उन्होंने मौलिक कर्तव्य कहां से लेकर आए थे? रूस से। तो आपका मौलिक कर्तव्य कहां से है? रूस से प्रभावित है मौलिक कर्तव्य। और मौलिक अधिकार कहां से है? मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया। तो ये 2 चीज डिफरेंस आप लोग समझते रहिएगा। और इन करना आपकी 5वीं लोकसभा थी। तो इतना आप नॉलेज आपको रहना चाहिए और आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं आपका आंसर क्या होगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो ये आप लोग याद रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। तो हम देखते हैं कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है, तो प्रोटेम स्पीकर आपका एक लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द जिसका अर्थ होता है एक बार के लिए। आपका एक बार के लिए जिसे चुना जाता है उसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। और जो प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है कि जो प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है कि ये लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में मदद करता है। और जो नवनिर्वाचित सांसद होते हैं उनको शपथ दिलाता है। और ये जो सदन का जो लोकसभा का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है उसी को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। वरिष्ठ व्यक्ति इसी को सामान्यतः स्पीकर चुना जाता है। और जो स्पीकर चुनने का अधिकार, प्रोटेम स्पीकर चुनने का अधिकार जो राष्ट्रपति को है वो किस अनुच्छेद में है? 95 में द्वारा राष्ट्रपति एक
वोटिंग स्पीकर चुनेगा जब कोई लोकसभा चुन के आएगी। और ये आपके जो वर्तमान में है, वर्तमान लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? हरहरी माता। और अभी कौन सी लोकसभा चल रही है? 18वीं लोकसभा। 18वीं लोकसभा। तो इतना चीज आप याद करिएगा। तो क्वेश्चन क्या है? प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? तो हमने देखा क्या कर्तव्य होता है? नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। तो ये आपका बिल्कुल भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सीमित करता है? तो हम देखते हैं कि जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होते हैं, जिसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बोला जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ये क्या होता है कि जब कोई नीति या नियम जो पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक के लोकहित के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लोकहित जब कोई भी नियम या कानून लोकहित के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित होता है और उसे अविलंब सही करना होता है, या फिर उसको सही से उसको लागू करना रहता है, या फिर जो कोई भी नियम कानून लोकहित को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है उसे अविलंब ठीक करना होता है, तो ये क्या लाया जाता है? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। लोकहित के इसे अविलंब प्रस्ताव भी बोला जाता है। और ये जो क्या होता है कि किसी प्रस्ताव को स्थगित करने के लिए लाया जाता है। स्थगित करने के लिए लाया जाता है। तो ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका कि इस तरह के प्रस्ताव को सीमित करता है। ठीक, चलिए ये आपका सही हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? आइए हम लोग देख लेते हैं कि तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में जो समितियां हैं उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं ताकि हमें कुछ नॉलेज रहे और हम सही से इसका आंसर दे पाएगा। इससे अलग भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम देखते हैं। सबसे पहले इसको ये देख लेते हैं, आकलन समिति। इसे प्राक्कल समिति भी कहा जाता है। प्राक्कल समिति या आकलन समिति ये क्या होता है कि जो सरकार का खर्च है या फिर जो सरकार खर्च करती है, पब्लिक के पैसे को जो सरकार खर्च करती है उसका ये क्या करता है? आकलन करता है। तो ये सरकार के खर्च का आकलन करती है। और जो लोगों का पैसा है, कैसे यूज हो रहा है या फिर सरकार द्वारा कैसे इसको इन्वेस्ट किया जा रहा है या फिर खर्च किया जा रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, खर्च कर रही है सरकार। और ये लोगों के प्रति सरकार को जवाबदेही बनाता है, क्योंकि जब इससे पता चलता है कि सरकार ने पब्लिक का पैसा कहाँ पे कैसे खर्च किया है तो उससे लोगों के प्रति जवाबदेही उसकी बनती है। तो हम देखते हैं कि जो लोक लेखा समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं आपके? उसमें 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्य आकलन समिति के सदस्य कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और ये सारे सदस्य कहां से होते हैं? आप पे लोकसभा से होते हैं। लोकसभा
लोकसभा से सारे सदस्य इसके होते हैं। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं लोकसभा लोक आकलन समिति के ये हैं संजय जायसवाल। और इसको आकलन समिति या प्राक्कलन समिति कब से स्टार्ट हुई? 1954 से इसको स्टार्ट किया गया है। तो आपका सी बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो बचा क्या है? लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति देख लेते हैं। लोक लेखा समिति तो सार्वजनिक उपक्रम जितने हैं, सार्वजनिक उपक्रमों की जो लोक लेखा समिति जो है, सार्वजनिक उपक्रमों की जो सीएजी द्वारा रिपोर्ट दी जाती है उसकी जांच करता है। ये क्या करता है? सीएजी के रिपोर्ट की जांच करता है और इसे क्या बोलते हैं? आकलन समिति की, आकलन या प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन बोलते हैं। और इसमें आपके 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष आपके होते हैं विपक्ष का सदस्य या फिर विपक्ष का सामान्यतः नेता होता है, विपक्ष का नेता। और इसको स्टार्ट किया गया था 1919 के अधिनियम से 1921 से ये बन रही है और ये लोक लेखा समिति तब से प्रभावित हो रही है। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक, तो ये थे आपका लोक लेखा समिति से। और फिर इसके बाद सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। तो सार्वजनिक उपक्रमों की समिति क्या होती है कि जो सार्वजनिक उपक्रमों की समिति क्या होती है कि जो सार्वजनिक उपक्रम है उससे रिलेटेड जो उसकी सार्वजनिक उपक्रम से रिलेटेड जो भी खर्चे और इसके आकलन से रिलेटेड चीजें जो होती है वो लोग आपका सार्वजनिक उपक्रमों की समिति द्वारा दे दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 7वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो हम जानते हैं कि जो न्यायालय द्वारा रिट निकाली जाती है वो 5 रिट निकाली जाती है प्रमुखतः। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 रिट निकाली जाती है। कौन सा? परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और एक बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये 5 रिट आपकी निकाली जाती है। और इसमें परमादेश क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति या फिर कोई उपक्रम अपना कार्य नहीं कर रहा होता या फिर अपने अधिकार का उल्लंघन कर लिया जाता, उल्लंघन करता है, तो न्यायालय आदेश देता है और उसमें बोलता है कि हम आदेश देते हैं कि ये कार्य अमुक कार्य हो। और प्रतिषेध क्या होता है? जब कोई निचली अदालत अपने
जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का निर्णय देती है, का निर्णय सुनाती है, या फिर अधिकार क्षेत्र के बाहर का बाहर का जो कार्रवाई होती है उसमें फैसला लेने की कोशिश करती है, तो उस पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस पे प्रतिषेध लगाता है, प्रतिषेध यानी रोक लगाता है, ठीक। और जो उत्प्रेषण होता है ये भी उसी टाइप का है, लेकिन जब कोई निचली अदालत जो है, निचली अदालत अपना निर्णय दे चुकी होती है, निर्णय दे चुकी होती है, तब उसके ऊपर सुपर इम्पोज करने के लिए ये निकाली जाती है। और जब कोई अभी अपना निर्णय लंबित होता है, निर्णय लंबित हो, तो उस पर रोक लगाने के लिए प्रतिषेध लगाया जाता है, रोक लगाने के लिए, ठीक। और अधिकार परीक्षा, तो जब अधिकार परीक्षा, जब कोई सार्वजनिक व्यक्ति या लोक सेवा का व्यक्ति अपने अधिकार से बाहर का कार्य करता है, तो सरकार उससे पूछती है कि किस अधिकार से आपने ये कार्य किया है, और उस पर प्रतिबंध या फिर चीजें लगाती है। और फिर जो आपका लास्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसे 24 घंटा के अंदर न्यायालय कोर्ट में पेश करने के लिए बोलेगा, तो ये था आपका। तो इसमें कौन सा न्यायालय कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, तो आपका प्रतिषेध क्या होता है, कार्यवाही लंबित होने पर, कार्यवाही चल रही हो उसी के बीच ये प्रतिषेध लाया जाता है। और जब कार्रवाई हो चुकी होती है तब क्या लाया जाता है, तो आपका उत्प्रेषण लाया जाता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान लाया गया था, तो इसमें एक ही ऑप्शन दिया गया 1993। 1993, तो 1973 में संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से क्या लाया गया था, पंचायती राज, पंचायत के बारे में। और 74वें संविधान संशोधन से क्या लाया गया था, आपका नगर पालिका, ठीक। और ये लाया गया था आपका 1993। आपका बिल्कुल डी एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी, तो जो साम्यवादी सरकार हो सकती है वो किस राज्य में हो सकती है, आपका केरल में ही हो सकती है, जो सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी, केरल में की गई थी। तो ये थे आपके जो 9 क्वेश्चन है, ये 2010 में यूपीपीसीएस में आए हुए थे। तो इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी थी आप लोगों को आशा है कि समझ में आ गया होगा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।